गैट बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 बायोटेक्निक्स टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई एसएनपीज। एसएनपी क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो जैसे गिवन टू डीएनए सीक्वेंसेस, इसमें मान लो है AGTCC समथिंग एंड इसमें है AGACC। तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है, तो आप इसको बोल सकते हो कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है। तो काइंड ऑफ एक सिंपलेस्ट एग्जांपल एसएनपी का बोला जा सकता है इसको। तो एसएनपी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक हम नहीं यूज कर सकते वो बताना है। तो देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग है, टैकमैन एसे है, एसएससीपी, एम्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है एम्सा। तो देखो पहले मैं बता देती हूँ कि एम्सा किस लिए यूज करते हैं। तो एम्सा हम यूज करते हैं डीएनए एंड प्रोटीन इंटरेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करते हैं, एक जेल रन करते हैं। तो ये मान लो मैंने वेल्स बना दिए। अगर हम डीएनए को वैसे ही जेल में डालेंगे तो उसका बैंड मान लो इस पोजीशन पे आ रहा है। अब डीएनए एंड प्रोटीन का मिक्सचर डाल लेंगे। डीएनए एंड प्रोटीन का मिक्सचर डालने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स का वेट इंक्रीज हो जाएगा। वेट इंक्रीज होने की वजह से उसका बैंड यहाँ पे आएगा। अब इसका बैंड की पोजीशन शिफ्ट हो गई। पहले यहाँ पे आता है डीएनए का बैंड, लेकिन डीएनए प्लस प्रोटीन का बैंड यहाँ पे आ रहा है, तो बैंड शिफ्ट हो गया। तो इसलिए इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी शिफ्ट से। ठीक है, तो ये हम किस लिए यूज करते हैं? डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसकी एक यूज केस हो सकता है कि कोई प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन है कि उसे डीएनए से बाइंड होना पड़ेगा। डीएनए से अगर बाइंड होगा तो हम प्रिलिमिनरी बोल सकते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग पे। तो डीएनए सीक्वेंसिंग पे मान लो दो क्रोमोसोम है या दो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, उनकी तो हमें पूरी की पूरी सीक्वेंस ही पता चल गई। अगर हमें पूरी की पूरी सीक्वेंस पता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि वो एसएनपी इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो यूज किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कैन नॉट पूछा था इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर टैकमैन एसे में क्या करते हैं कि एसएनपी जीनोटाइप के अगेंस्ट फ्लोरेसेंस प्रोब यूज की जाती है। तो टैगमैन एसे तो एसएनपी को डिटेक्शन के लिए ही है। फिर एसएससीपी को कैसे यूज करेंगे? देखो एसएससीपी क्या है? सिंगल स्ट्रैंड कन्फर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं, तो डीएनए का गिवन स्ट्रैंड की कंफर्मेशन कैसी होगी वो डिपेंड करता है कि उसमें कंपोजिशन क्या है बेसिस का। तो अगर बेस का कंपोजिशन डिफरेंट है, इसका मतलब उसकी कंफर्मेशन भी कुछ डिफरेंसेस उसमें आएंगे। तो हम एसएससीपी को भी एसएनपी डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which are the following statements regarding protein staining? Protein staining is correct. तो कौन सी स्टेटमेंट प्रोटीन स्टेनिंग के रिस्पेक्ट में करेक्ट है वो बताना है। प्रोटीन रिएक्ट्स विद बोथ बेसिक एंड एसिडिक डाई बिलो इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। प्रोटीन रिएक्ट विद, तो ये सारा वही बता रहे हैं कि प्रोटीन एसिडिक एंड बेसिक डाइस के साथ कब कौन सी पीएच पे रिएक्ट करता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसी पीएच जहां पे प्रोटीन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होगा। तो देखो अगर पीएच लेस देन पीआई होगी, अगर पीएच लेस देन पीआई होगी तो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप होंगे, तो वो एसिडिक डाई के साथ रिएक्ट करेगा। तो पीएच अगर ग्रेटर देन पीआई होगी, मतलब प्रोटीन के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा इन्वायरमेंट की पीएच होगी, तो जो प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो बेसिक डाइस के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को अब हम देखेंगे। प्रोटीन रिएक्ट विद बेसिक डाई बिलो इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बेसिक डाई बिलो इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये तो गलत है, बी तो गलत है। प्रोटीन रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। पीएच स्पेसिफिक है कि वो एसिडिक डाई के साथ रिएक्ट करेगा या बेसिक डाई के साथ, एंड इन टर्न वो डिक्टेटेड होता है कि प्रोटीन के ऊपर चार्ज कितना है ना। तो ऑप्शन सी भी गलत ही है, ऑप्शन ए भी गलत ही है, क्योंकि वो बोल रहा है कि जब पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नीचे होगा तभी प्रोटीन डाइस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है।
प्रोटीन रिएक्ट विद बेसिक डाइस अबव इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अबव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये वाला केस बेसिक डाइस के साथ रिएक्ट करेगा, ट्रू है ये। एंड एसिडिक डाई के साथ तब रिएक्ट करेगा जब पीएच पीआई से कम होगा। तो हाँ, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, नहीं तो आप एक बार रीविंड करके देखिए। Which of the following methods of gene expression analysis is sequencing based? जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए सीक्वेंसिंग बेस्ड मेथड कौन सा है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि कितने mRNA एक्सप्रेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ mRNA के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल या सैंपल में कितना जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो कौन सा सीक्वेंसिंग बेस्ड है? देखो आरटीपीसीआर तो सीक्वेंसिंग बेस्ड है ही नहीं। माइक्रो आरएनए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड। हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पहले से आप एक स्लैब के ऊपर प्रोब्स रखते हो, फिर प्रोब्स के साथ आपके सैंपल में से जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है वो मैच हो जाता है। तो ये हाँ, ऑप्शन सी सीक्वेंसिंग बेस्ड मेथड है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग दैट इज ईएसटी। तो नदरन प्लॉट भी हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस सीक्वेंसिंग बेस्ड मेथड ईएसटी है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या होता है कि mRNA जो होता है उसके अगेंस्ट कुछ फ्रेगमेंट्स के अगेंस्ट cDNA बनाया जाता है, फिर उसको सीक्वेंस किया जाता है एंड देन उसके एक्सप्रेशन उसके क्वांटिफिकेशन के हिसाब से, मतलब उसके नंबर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि जीन कितना एक्सप्रेस होगा। cDNA अगर ज्यादा है मतलब mRNA ज्यादा रहा होगा सैंपल में, अगर mRNA ज्यादा रहा है इसका मतलब जीन भी ज्यादा सेल में एक्सप्रेस हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। Which of the following statements is correct with respect to gradient centrifugation? तो देखो gradient centrifugation में क्या होता है कि यहाँ पे डेंसिटी मान लो ज्यादा है, फिर और थोड़ी सी उससे कम हुई कम हुई कम हुई, इस तरीके से। तो नीचे ज्यादा जाते डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। नो बायोलॉजिकल पार्टिकल विल सेडिमेंट थ्रू 40% सुक्रोज सॉल्यूशन। तो ये गलत है। अगर किसी पार्टिकल की डेंसिटी 40% सुक्रोज सॉल्यूशन के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी तो वो आगे बढ़ेगा ही, बिल्कुल बढ़ेगा आगे। ग्रेटर द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट द स्लोअर द पार्टिकल विल मूव। ये बिल्कुल ठीक है। जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है वो पार्टिकल के साइज, शेप, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर पार्टिकल का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा, तो पार्टिकल स्लो मूव करेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं कि कैसे ये गलत है। डेंसर द बायोलॉजिकल बफर सिस्टम द फास्टर द पार्टिकल विल मूव इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन फील्ड। तो सिर्फ डेंसिटी डिक्टेट नहीं करती कि पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, शेप, साइज, इन सब पे भी डिपेंड करता है। Denser the biological structure, the slower will be its sedimentation in the centrifugal field. तो नहीं, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो जल्दी सेडिमेंट करता है, भारी चीज जल्दी सेडिमेंट करती है। तो ये वाला फैक्चुअली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिस्पोर्ट एसे इज यूज टू क्वांटिफाई। तो देखो एलिस्पोर्ट एसे किस लिए यूज होता है, ये पर्टिकुलर सेल्स के लिए यूज होता है। इसमें ना स्पोर्ट्स बनते हैं और एलिस्पोर्ट में हर स्पोर्ट का मतलब है एक साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल, साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल। तो साइटोकाइन सीरम, अगर सीरम में आपको साइटोकाइन डिटेक्ट करने हैं तो आप एलाइसा यूज करोगे। एंटीजन एंटीबॉडी के लिए भी एलाइसा यूज होता है। लेकिन अगर आपको ये पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो साइटोकाइन सिक्रीट कर रहे हैं तो आपको एलिस्पोर्ट यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये काइंड ऑफ फैक्ट बेस्ड या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास एक आइटम, एक लिस्ट दे रखी है, दो लिस्ट है एक्चुअली, तो इसको आपको मैच करना है, पीसीआर के रिस्पेक्ट में मैच करना है। तो देखो डीनेचुरेशन 94 डिग्री पे होती है, प्राइमर एनीलिंग जो है आपकी 60 डिग्री पे होती है, एंड सिंथेसिस जो है वो 72 पे होता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए का जो 3 है, तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड तो हो ही नहीं सकते। बी का 1 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी दैट इज ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Annealing temperature in a PCR is dependent on।
तो अनीलिंग टेम्परेचर मीन्स प्राइमर्स का टेम्पलेट के साथ अनीलिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टैग पॉलीमरेज एंड द कंस्टिट्यूशन ऑफ डीएनटीपीज इन द मिक्सचर, टैग पॉलीमरेज एंजाइम एंड द पीएच। तो देखो थोड़ा थोड़ा तो इनके ऊपर डिपेंड करता है एंजाइम के ऊपर, लेकिन दो ऑप्शन थोड़ी ना करेक्ट हो सकते हैं। लेंथ ऑफ द पीसीआर प्राइमर सीक्वेंस एंड द पीएच ऑफ द रिएक्शन मिक्स, ये डायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, रिएक्शन मिक्सचर का पीएच और डीएनटीपीज डायरेक्ट नहीं है। लेंथ एंड द जीसी कंटेंट ऑफ द प्राइमर सीक्वेंस, ये मोस्ट करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अनीलिंग टेम्परेचर प्राइमर की लेंथ और जीसी कंटेंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। Which sequencing based marker system is widely used for genetic diversity studies? डाइवर्सिटीज को स्टडी करने के लिए, जेनेटिक मार्कर्स में जो डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कौन सा मेथड ज्यादा यूज किया जाएगा? RFLP, AFLP, SNP और RAPD। तो देखो सीक्वेंस बेस्ड है तो SNP ही इसका आंसर होगा। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेस्ड होता है, फ्रेगमेंट वाला है और ये रैंडम है, इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो ऑप्शन सी इज मोस्ट करेक्ट। Which of the following methods or tools use artificial intelligence to predict the 3D structure of the protein? तो देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से तो हमें फ्रेगमेंट्स के मासेस वगैरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, लेकिन हम स्ट्रक्चर नहीं बता पाएंगे इससे। अल्फा फोल्ड इज द करेक्ट आंसर। रोस्टेरा डिजाइन एक मैथमेटिकल मॉडलिंग बेस्ड मेथड है, लेकिन एआई नहीं है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एआई बेस्ड नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the maximum number of protein-protein interactions including the self interactions possible in a protein interaction network comprising of n proteins? तो देखो अगर n proteins हैं तो n proteins में टोटल कितनी प्रोटीन इंटरेक्शंस पॉसिबल होंगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा हम देखें, 3 प्रोटीन्स के साथ देख लेते हैं, एक 1 प्रोटीन, 2 प्रोटीन एंड 3। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, 2 के साथ भी, मतलब मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं। 3 के साथ करेगा तो एक तो 3 आएगा, प्लस उसके अलावा 1 इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, तो 2 ये हो जाएंगी, प्लस अब जो 2 है वो 3 के साथ कर सकते हैं, 1 के साथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक ही आ जाएगी। मतलब टोटल कितनी आएंगी आपके पास? 3, 6 आ जाएंगी टोटल। तो ये हम कैसे फाइंड कर देंगे? सेल्फ इंटरेक्शंस को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास टोटल 3 आ रही है, मतलब n इंटू n माइनस 1/2 इस पे फिट बैठेगा। 3 इंटू 2/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ये और सेल्फ इंटरेक्शन वाली हमें अलग से ऐड करनी पड़ेगी। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है कि अगर 3 प्रोटीन्स हैं तो उसके लिए हमने ऐसे बना के निकाल लिया, लेकिन n प्रोटीन्स हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेल्फ इंटरेक्शन के लिए n हो जाएंगे, जितने वो प्रोटीन्स है उतने, और नॉन सेल्फ के लिए, नॉन रेपिटेटिव नॉन सेल्फ, उसके लिए n इंटू n माइनस 1/2 ये फॉर्मूला लगेगा। तो टोटल उन्होंने पूछा है सेल्फ और नॉन सेल्फ दोनों, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n प्लस n बोला ना मैंने कि सेल्फ वाले भी ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 2n आएगा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा तो n अपॉन 2, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n इंटू n प्लस 1/2, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। Which of the following technique can be used to find 3D structure of a protein? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यही यूज होगा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें फ्रेगमेंट्स के मासेस वगैरह मिलेंगे, लेकिन हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। गैस क्रोमेटोग्राफी से तो वो हो ही नहीं सकता। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री से इंटरेक्शंस वगैरह फाइंड की जा सकती हैं फ्लोरेसेंस से, लेकिन स्ट्रक्चर तो मुश्किल है, मतलब नहीं किया जा सकता। Which of the following is a commonly used assisted reproductive procedure in cattle? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर, देखो ये सारे ही एक्चुअली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज पूछा है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मोस्ट कॉमनली यूज होता है। आईवीएफ भी है लेकिन वो महंगा होता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है,
और असिस्टेड एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए ये ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता। मोस्ट कॉमनली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज होता है। DNA microarray is generally used for, DNA microarray is used for determining the number of coding sequences in a genome। नहीं, एक्सप्रेशन के लिए होता है ना। असेसिंग द पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ये ट्रू है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, नहीं ये नहीं होगा। कैलकुलेटिंग द टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, तो टोटल डीएनए कंटेंट के लिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है, टोटल नहीं हमें बता पाएगा ये, क्योंकि हमें जो जो सीक्वेंसेस ऑलरेडी पता है उनके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री हाइब्रिडाइजेशन होगी। एंड फिर हम उसका, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोब लगा होता है, अलग अलग हमें कलर के सिग्नल मिलेंगे अंडर टू कंडीशंस लाइक कैंसर वर्सेस वाइल्ड टाइप, लाइक दैट। Which of the following technologies is not used for controlling gaseous air pollutants? तो कंडेंसेशन, एब्जॉर्प्शन, एडिसॉर्प्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन तो यूज होता है, इन्होंने पूछा है नॉट यूज, तो ये मतलब ये यूज होता है। जैसे जो इंडस्ट्रीज में लाइक जो भी एग्जॉस्ट होता है, एयर एग्जॉस्ट, उस गैशियस वेस्ट टाइप, उसको इस चिमनी से पास करते हैं। तो इस चिमनी में क्या होता है, ऐसे चार्ज पार्टिकल लगे होते हैं, तो आपका जो एग्जॉस्ट है उसमें जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव वाले के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन यूज किया जाता है। एडिसॉर्प्शन भी यूज किया जाता है, मतलब एक सरफेस स्क्रबर टाइप कुछ कर लेते हैं जिसमें कि वो एडिसॉर्ब हो जाती है, ऊपर चिपक जाती है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चार्ज बेस्ड चीज, या पोरस होती है तो पोर्स में फंस जाते हैं जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन भी स्क्रबर टाइप ही है कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे अंदर। लेकिन कंडेंसेशन हम एग्जैक्टली ऐसे गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कंडेंसेशन होता है क्या है कि आपको गैस को लिक्विड में चेंज कर देना है बल्क पे, तो ये यूजुअली नहीं किया जाता। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू मैमेलियन सेल बाय एक्सपोजिंग टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स इज, तो इलेक्ट्रिक पल्स को बहुत हाई वोल्टेज पे सेल्स पे लगाते हैं जिससे कि डीएनए सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, तो इस मेथड को इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफ्यूजन का मतलब है कि करंट लगा के मार दिया, इलेक्ट्रोफ्यूजन मतलब दो सेल्स को फ्यूज कर दिया। इलेक्ट्रोफ्यूजन कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। Which of the following reagents is used to purify mRNA? mRNA को प्योरीफाई करने के लिए by affinity chromatography of the total RNA isolated from eukaryotic cells। तो देखो टोटल RNA है, उसमें क्या क्या होगा, mRNA होगा, tRNA भी होगा, rRNA भी होगा। तो आपको टोटल में से सिर्फ mRNA को आइसोलेट करना है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से, तो आप क्या यूज करोगे इन चारों में से? तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, प्रोटीन ए सेफेरोज, ओलिगो डीटी सेफेरोज, निकल एंटी एगरोज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि mRNA के पास पॉली ए टेल होती है, तो पॉली ए टेल वो डीटी के साथ बाइंड कर जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, तो ये हम यूज कर सकते हैं। अब कार्बोक्सी सेलुलोज जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। प्रोटीन है ये एंटीबॉडीज के लिए यूज होगा, क्योंकि प्रोटीन है तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी के लिए यूज होगा। और निकल एंटी जो है वो जिन प्रोटीन्स को हमने हिस के साथ हिस्टिडीन टैग लगा रखा है उन प्रोटीन्स के लिए हम यूज करते हैं इसको, उनकी क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। इस तरीके से अगर आप बाकी के लाइफ साइंस एग्जाम्स के कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप scibits.in को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।